जिसको आपने आज की सबसे बड़ी खबर बताया है, पीएसयू कंपनियों के लिए जो नए गाइडलाइंस आए हैं, क्या है सर ये? देखिए, कुछ नियम बदले और 4 तरह की चीज़ों के खास नियम बदले जो कंपनियां आमतौर पर निवेशकों के लिए करती है। डिविडेंड देती है, बोनस देती है, बायबैक करती है और स्टॉक स्प्लिट करती है। ये 4 चीज़ों के लिए नियम बदले हैं। दीपम ने कल देर शाम एक नई गाइडलाइन आपके लिए रिलीज की है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, डिविडेंड कितना दिया जाए, इस पर एक गाइडलाइन आई है। पहला, मुनाफे का 30% तक डिविडेंड दिया जाना चाहिए, पहली चीज, ठीक है। और नेटवर्थ का 4%, जो भी ज्यादा हो उतना आप डिविडेंड दे दीजिए। से सपोज कंपनी नेटवर्थ 100 रुपये है, मुनाफा उसका 5 रुपये है, ठीक है, 10 रुपये 20 रुपये समझ लीजिए, उसका 30% होता है आपका 6 रुपये, ठीक है। और नेटवर्थ 100 है तो 4% यानी 4 रुपये हो नेटवर्थ का, 20 रुपये मुनाफे का मतलब 6 रुपये, तो आपको 6 रुपये डिविडेंड दे दूंगा। तो ज़्यादा जो भी है वो आप डिविडेंड दीजिए, दोनों में से पहली चीज़। जो एनबीएफसी है वो मुनाफे का 30% डिविडेंड देगी ही देगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ नेटवर्थ, ठीक है। बुक वैल्यू के नीचे 6 महीने तक अगर शेयर रहता है तो बायबैक कर लीजिए, सिंपल सी चीज़ है। शेयर को बुक वैल्यू मतलब उतनी तो शेयर की कीमत है ही है ना, उससे नीचे क्यों जा रहा है? अगर उससे नीचे जा रहा है तो कंपनी खुद अपना शेयर खरीद ले, ये दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, बायबैक के लिए जो कंडीशन रखी गई वो ये कि 3000 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, 1500 करोड़ कैश, क्योंकि देखो बायबैक करना है तो पैसे तो चाहिए ना, तो पैसे आपके पास कितने होने चाहिए, जितनी नेटवर्थ है उसकी 50%। हालांकि वो 50% फॉर्मूला नहीं कि 3000 करोड़ के ऊपर की नेटवर्थ है, 1500 करोड़ का कैश है, तो आप बायबैक कर लीजिए, इससे उसमें आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा बोनस देने पर भी अगर आप कंपनी अपना जो प्रॉफिट करती है वो रिजर्व सरप्लस में जाकर जमा होता रहता है। बहुत बार रिजर्व सरप्लस बड़ा हो जाता है, कंपनियों के शेयर बढ़ते जाते हैं और कंपनी डिविडेंड बोनस देती नहीं है, तो शेयर प्राइस बढ़ी रहती है। अब उन्होंने कहा कि अगर आपका रिजर्व और सरप्लस, ठीक है, आपके पेडअप कैपिटल से 20 गुना हो गया, अब डिविडेंड दे दो, अब बोनस दे दो, थोड़ी शेयर बढ़ा दो, ये एक और गाइडलाइन आएगी। स्टॉक स्प्लिट, कई बार शेयर अफोर्डेबल नहीं होते हैं, बढ़ जाते हैं, तो स्टॉक स्प्लिट अगर 6 महीने तक आपका शेयर आपकी फेस वैल्यू उसका 150 गुना ट्रेड करता है तो आप बायबैक स्टॉक स्प्लिट कर सकते हो, ठीक है। यानी कि सपोज 1 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है, 150 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बायबैक कर लो, स्प्लिट कर लो। 100 रुपये की फेस वैल्यू वाला शेयर है, उस 15,000 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, स्टॉक स्प्लिट कर दो। तो स्टॉक स्प्लिट को लेकर भी आ गई, 2 बार स्टॉक स्प्लिट के बीच में 3 साल का गैप होना चाहिए। ये नई गाइडलाइंस आई है, पहले इन गाइडलाइंस को समझ लीजिए। तो इसमें गाइडलाइंस में क्या आपके काम की है, बोनस और स्टॉक स्प्लिट कोई फर्क नहीं पड़ता लाइफ में, ठीक है, क्योंकि ये अकाउंटिंग एंट्री है। बोनस दोगे, एक पे एक बोनस आया, शेयर डबल हो जाएंगे, भाव आधा हो जाएगा। स्टॉक स्प्लिट आया, फेस वैल्यू कम हो जाएगी, शेयर उतने बढ़ जाएंगे, कोई फर्क नहीं। आपके काम की 2 चीजें हैं, बोनस और डिविडेंड। उसमें आपकी जेब बायबैक और डिविडेंड, वो आपको सीधा सीधा फायदा पहुंचाता है। ठीक है, तो सर अब इसका कितना इम्पैक्ट होगा, मतलब इसे किस प्रकार से देखा जाए? 2 तरीके से देखना चाहिए नेहा। पहली बात तो ये कि सबसे बड़ी चीज क्या है इस गाइडलाइंस में, ये गाइडलाइंस में इसे पॉजिटिव मानकर चल रहा हूँ। अच्छा। और पॉजिटिव क्यों मान रहा हूँ, उसके 2-3 बड़े कारण है। सबसे पहली चीज़ तो सरकारी कंपनियों में हमेशा पहले एक ज़माना था, आज से 10 साल पहले, तो ये था कि सरकारी कंपनियों के वैल्यूएशन बहुत ही नीचे रहते थे। क्यों? क्योंकि सरकारी कंपनियों में 2 चीज़ें बड़ी होती है, एक इनकी पॉलिसी का कोई हिसाब किताब नहीं है, और दूसरा सरकार का बड़ा इंटरफेरेंस रहता है। दीपम ने कल इस गाइडलाइंस में एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश की, और ये है कि सरकारी कंपनियां भी ऑटोनोमस हो सकती है टू सम एक्सटेंट, टू ग्रेट एक्सटेंट। उनकी एक गाइडलाइंस बन सकती है और वो गाइडलाइंस के हिसाब से अपने इन्वेस्टर को रिवॉर्ड करें। बार बार आकर उन्हें पूछने की जरूरत नहीं हम डिविडेंड दें या नहीं, कितना दें, बोनस दें या नहीं, बायबैक करें या नहीं करें, तो एक क्लैरिटी आ गई, ठीक है। तो अब सरकारी कंपनियां ज़्यादा इन्वेस्टर फ्रेंडली मानी जाएगी। तो इसलिए जो एक वैल्यूएशन गैप है सरकारी कंपनियों का प्राइवेट कंपनियों के मुकाबले में, वो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए ना, एक पावर कंपनी अगर कोई प्राइवेट स्पेस में होगी, वो अलग लेवल पे ट्रेड करेगी, अलग पी मल्टीपल पे ट्रेड करती है, और सरकारी कंपनी बहुत नीचे ट्रेड करती है ना। सरकारी कंपनी में डिविडेंड इसलिए ज़्यादा दिखते हैं आपको, क्योंकि मार्केट उन्हें उतना कमाने के बावजूद, उतना डिविडेंड देने के बावजूद वो वैल्यूएशन ही नहीं देता, है ना। सो एक मैनेजमेंट क्वालिटी और सरकार के इंटरफेरेंस की वजह से, दूसरा इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसी सामने नहीं होने की वजह से। अब अगर आपको पता है कि मेरे पास एक सरकारी कंपनी का शेयर है और वो अगर इतना कमाएगा तो उसको इतना डिविडेंड देना ही है मुझे, तो मेरे को क्लैरिटी आ गई, ठीक है ना। तो ये एक दूसरी चीज। अब इन चारों चीजों को जो इन्वेस्टर फ्रेंडली है, डिविडेंड, बायबैक,
बोनस, स्टॉक स्प्लिट। अब ज़्यादा आपको ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कब आएगा, कैसे आएगा, आपको खुद को पता चलेगा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। अब होगा क्या, अब इसमें दो चीज़ें होंगी नेहा, ये देखिएगा, जो अल्टीमेटली तो क्या है, जो कंपनियां कमाई कर रही है उसी से फायदा होगा। जिन कंपनियों में कमाई ज़्यादा है, जिन सरकारी कंपनियों में कमाई ज़्यादा है, अब लोग उनकी तरफ भागेंगे, उनकी तरफ भागेंगे, और दो तरह की कंपनियों के पीछे भागेंगे। नंबर वन, वो कंपनियां जो ज़्यादा कमा रही है, कैश और डिविडेंड ज़्यादा देगी, ओके, और इनमें भी उन कंपनियों के शेयर ज़्यादा चलेंगे जिनके डिविडेंड बढ़ाने का स्कोप है इस नियमों के तहत। एक तो ये कि कोई कंपनी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है, ऑलरेडी दे रही, तो फिर वो तो इस गाइडलाइन से ऊपर ही जो डिविडेंड दे रही है उस पर तो क्या फ़र्क पड़ना है, वो तो चल ही रहा है। लेकिन कुछ कंपनियां ऐसी है जो इस गाइडलाइन से कम डिविडेंड दे रही है। फॉर एग्जांपल, ओएनजीसी का डिविडेंड 1-1.5 रुपये बढ़ सकता है, पावर ग्रिड का डिविडेंड 1-1.5 रुपये और बढ़ सकता है। तो इस तरह की कुछ कुछ कंपनियां आपको मिलेगी जिनका डिविडेंड बढ़ सकता है, तो उन कंपनियों में ज़्यादा खरीदारी होगी। एक दूसरी खरीदारी होगी उन कंपनियों में जिनके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है, पहले से रिजर्व, ठीक है, कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस में क्या हो गया, आपकी नेटवर्थ 3000 करोड़ से ज़्यादा है, 1500 करोड़ से ज़्यादा कैश है, लो बायबैक करो। तो वो कंपनियां बायबैक करेगी, तो अपनी शेयर खुद खरीद देगी, तो नेचुरली मार्केट से शेयर कम होंगे, और खुद का शेयर खरीदेगी नेचुरली प्रीमियम पे खरीदेगी, किसी भी भाव पे खरीदे, लिक्विडिटी तो कम हो ही रही। तो ये दो तरह की सरकारी कंपनियों पर आपको फोकस करना है, और मुझे लगता है कि आज के लिए स्टार तो पीएसयू कंपनी ही होंगी पहली। दूसरी चीज़ ये कि पीएसयू ईटीएफ या पीएसयू इंडेक्स फंड में या पीएसयू से जुड़े हुए म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का एक अच्छा मौका आपके लिए बन सकता है आगे चलते हुए। लेकिन ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि आज की आज हो रही हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग के तौर पर। तो इन फॉर एग्जांपल, कोई पीएसयू स्टॉक 6 के मल्टीपल पर ट्रेड करता था, अब 7-8 पे ट्रेड करने लगे, कोई 10 पे करता था, 12 पे करेगा। तो इनके धीमे धीमे मल्टीपल बदलेंगे ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ। ऑलराइट, चलिए, तो इस लिहाज से एक बड़ी डेवलपमेंट है और पीएसयूज अब रेडार पर रहने वाले हैं, और उनका परफॉर्मेंस है, इसको हम चेक करेंगे।